हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस नए लेक्चर में, नए वीडियो में सॉल्यूशन के अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तीसरी प्रॉपर्टी हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, तो इसको बहुत बेसिक लेवल पर आप समझ लीजिए कि जब वाष्प दाब में अवनमन आपको पढ़ाया गया तो वाष्प दाब का अवनमन ही क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन आदि का मुख्य कारण बनता है। यानी कि जब हम किसी शुद्ध प्योर विलायक में, सॉल्वेंट में ठोस और अवाष्पशील सॉल्यूट यानी कि विलीय जब डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और वही कमी क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन आदि कारणों को पैदा करती है। तो इतना हम जान गए हैं कि जो हिमांक में अवनमन है किसके कारण आ रहा है, वाष्प दाब में कमी के कारण। यानी कि हिमांक में अवनमन विलयन के वाष्प दाब में कमी के कारण ही होता है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको आपको एक ग्राफ से समझाता हूं, उसके बाद में इसके लैंग्वेज को भी लिख करके आपको बताता हूं। सबसे पहले चीज, बेसिक बात, ग्राफ। देखिए ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ पर अगर चीजों को ढंग से हम समझ गए तो फिर उसको लिखना या कहीं प्रेजेंट करना हम लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो ग्राफ में इस वाले पार्ट पर हम वाष्प दाब लेते हैं, ये इस एक्सिस पर वाष्प दाब हो गया। यहां ले रहे हैं हम टेम्परेचर पर केल्विन। अब देखिए, अब जो बात आ रही है, कौन सी बात, कि भाई जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें मस्ट हैं, एक तो विलायक और एक विलीय। विलायक हमारा कैसा हो, वाष्पशील हो, लगातार ये बताया जा रहा है आपको। विलीय हमारा कैसा हो, ठोस हो और अवाष्पशील हो। ठीक, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा विलयन। और ये विलयन ऐसा बनेगा कि इसका वाष्प दाब भी घट जाएगा, इसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इसका, और हिमांक में अवनमन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिमांक में जमना, जम जाना किसी चीज का। अब ग्राफ में आप देखें कि मान लीजिए कि विलायक हमारा जो है उसका वाष्प दाब घट करके आ गया यहां, ठीक है, और इतने टेम्परेचर पर वो जम जाता था, इतने टेम्परेचर पर और वाष्प दाब यहां होता था, तो जो विलायक हमारा था वो जम जाता था। ठीक बात है। आगे क्या है कि जब हमने क्या कर दिया, विलीय को मिला करके विलयन बना दिया, तो विलीय को मिला करके जब विलयन बनाया तो अभी मैंने आपको बताया है कि उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो ये भी वाष्प दाब ही था, अब वाष्प दाब में और कमी आ जाएगी। ठीक है, वाष्प दाब में कमी आ गई और टेम्परेचर में भी क्या हो गया, अवनमन हो गया, टेम्परेचर भी घट गया हमारा। ठीक है, ये है विलयन का हिमांक। हिमांक में जमना, ठीक है, और ये विलायक हिमांक। अब अगर ग्राफ को हम इसमें सेट करें तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ये कमी आ रही है। ठीक है, ये हमारा विलायक का टेम्परेचर था, यानी कि इतना टेम्परेचर हमने डाउन किया। सपोज दैट वाष्प दाब इसका यहां था,
वाष्प दाब घट करके यहां आया और टेम्परेचर यहां पहुंचा, ठीक है। तो ये विलायक हमारा जम गया। अब जो विलयन है उसका वाष्प दाब यहां था और टेम्परेचर को जैसे घटाया तो उसका वाष्प दाब भी घट करके यहां आ गया और इस टेम्परेचर पर ये विलयन हमारा जम गया, ठीक है। यदि हम क्या करें कि यदि जो विलायक दिया हुआ है, विलायक का हिमांक, यदि जो विलायक दिया है इसका हिमांक हम मान लें TF0 शुद्ध अवस्था में, ठीक है, TF0 हो, एवं जो विलयन है, विलयन का हिमांक जो है इसको हम मान ले TF टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एवं विलयन का हिमांक क्या मान लिया हमने, TF को, ठीक, तथा हिमांक अवनमन, यानी कि जो हिमांक हमारा जो टेम्परेचर उसका घट रहा है, यदि हिमांक अवनमन यानी कि इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर हमारा घट रहा है, कितना मान लिया जाए, डेल्टा TF। बहुत सिंपल सी बात है, TF हो। तब अब सिंपली आप बताएं कि यदि हमें TF निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो डेल्टा TF इक्वल टू अधिकतम TF0 माइनस न्यूनतम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक। तो ये है हिमांक में अवनमन, ये फार्मूला हमारा है हिमांक में अवनमन। अब फिर थोड़ा सा अणुसंख्यक गुणधर्म के परिभाषे पर जाएं तो अणुसंख्यक गुणधर्म का कोई भी गुण क्या कहता है, किस पर निर्भर करता है, वो हमेशा विलेय की संख्या पर या विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। एक बार मैं फिर बता दूं, अच्छे से पढ़ लिया करो चीजों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अर्थात यह भी ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है कि जो हिमांक में अवनमन हो रहा है वो विलेय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी कि जितना विलेय हम मिलाते चले जाएंगे उतने हिमांक इसका घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ज्ञात में हम लिख सकते हैं, क्या ज्ञात है कि विलयन का हिमांक अवनमन, अवनमन यानी कि घटना, कम होना, विलयन का हिमांक अवनमन किसके, जो हमारा सेकंड वाला अवयव है, विलेय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक। यानी कि जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है किसमें, हिमांक में, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेल्टा TF, डेल्टा TF समानुपाती M, समानुपाती M क्या है, मोललता है, M क्या है, मोललता, ठीक। अब देखें, जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां एक नियतांक आ जाएगा, कौन सा नियतांक आ जाएगा, KF इंटू M,
आप लिख सकते हैं, जहां के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक, इसको एक चीज और है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। अब फिर दोबारा हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या, के एफ इंटू यम का मान रखे। तो यम का मान आप जानते ही हो कि यम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। ठीक है, तो ये यम का मान आप यहां रख दें, तो आप यहां रखेंगे तो ये के एफ के साथ एम का मान क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा W2 इंटू 1000 और बाई W1 इंटू M2। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा हिमांक में अवनमन का। ठीक है, बात एक बार फिर से समझ लें कि जब हम किसी भी विलायक में, जब हम ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे तो वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब में कमी आएगी तो उसको उबालने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। लेकिन उसको जमाने के लिए पहले से कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि विलायक जितने पर जमता था अब विलयन उससे कम पर जम जाएगा। आई बात समझ में ना? तो यही चीज है हिमांक में अवनमन कि जमाने की प्रक्रिया जो किसी भी वस्तु की है, पदार्थ की है, विलायक की है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अब एक कंडीशन और थोड़ा सा देख लें कि कोई चीज कब जमती है, उसका एक रीजन और मैं आपको बता दूं, तो ये भी आप नोट कर लें, ध्यान रखेंगे। हिमांक जो होता है अर्थात जमना या जमने का ताप, हिमांक को हम कहते हैं जमने का ताप। तो कोई चीज कब हिमांकित होती है, कब जमती है, कि जब, ध्यान दें कि द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ये बराबर हो जाए किसके, जो ठोस प्रावस्था है उसके वाष्प दाब के। ठीक है, जब कोई भी वस्तु कब जम जाएगी, जब द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप फटाफट इसको एक बार बहुत जल्दी रिवाइज कर लें कि जो हिमांक का अवनमन है किसके कारण होता है, वाष्प दाब में कमी के कारण। कि जब किसी विलायक में ठोस विलय मिला दिया जाता है तो वो हिमांकित जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। ठीक, ये ग्राफ था, ये हमारा विलायक का हिमांक था, ये विलयन का हिमांक था, और ये उसके बीच जो अवनमन हो रहा है, ठीक है, डेल्टा टी एफ। इसको अगर हम देखें तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू ये अधिकतम ताप है और ये न्यूनतम ताप है, क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर में अवनमन हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो अधिकतम से न्यूनतम को घटा दिया और हमको अंतर मिल जाएगा कि कितने का अंतर आ रहा है, कितने की कमी आ रही है। ठीक है, और यह भी पता है हमको, पहले से जानते हैं कि जो विलयन का हिमांक अवनमन है वो कहीं ना कहीं विलय पर ही निर्भर करता है, विलय की संख्या पर ही निर्भर करता है, उसके मोल अंश पर निर्भर करता है या उसकी मोललता पर निर्भर करता है। ठीक है, उसको भी यहां देखा गया कि जैसे जैसे विलय को हम मिलाते चले जाते हैं, विलयन में बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसका हिमांक अवनमन होता चला जाता है। राइट बात है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, समानुपाती चिन्ह हटा, बराबर लगा और एक नियतांक आ गया के एफ, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ठीक है, फिर एम का मान ये रख दिया गया यहां। ठीक, और ये फार्मूला आपको हो गया हिमांक में अवनमन ज्ञात करने का।
जब कभी भी न्यूमेरिकल में हिमांक का अनुमान पूछेगा तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक सा रीजन है जो खास करके बड़ी परीक्षाओं में इन सब चीजों को पूछ लिया जाता है कि जो विलयन है वो हिमांकित होता है, तो हिमांकित होता कब है। तो आप कंडीशन समझ लीजिए कि जब द्रव परावस्था और ठोस परावस्था का वाष्प दाब समान हो जाएगा। द्रव और ठोस का, जैसे आप जल को ले लें, जल अगर जम जाएगा तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, ठीक। और नहीं जमेगा भाई तो किस कंडीशन में रहेगा, द्रव यानी कि पानी ही रहेगा, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था, इसका कुछ वाष्प दाब अपना अलग है, इसका कुछ वाष्प दाब अलग है। ये ज्यादा वाष्पित होगा, ये कम वाष्पित होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाए, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाए जहां पर इसका भी वाष्प दाब और इसका भी वाष्प दाब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे, तो उस अवस्था में द्रव तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, बर्फ में। क्लियर बात है ना कि कब, जब द्रव परावस्था का वाष्प दाब ठोस परावस्था के वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर हो जाए तो ये द्रव तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, बर्फ में, और क्या हो जाएगा, हिमांकित हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। ये न्यूमेरिकल है, देखें इसको। एक वैद्युत अनपघट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं तो सबसे पहले आप ये जरूर तय करें कि उसमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको न्यूमेरिकल जहां भी जरूरत हो, जहां लगे कि हाँ इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है या यहां बताना जरूरी है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको न्यूमेरिकल जरूर बताऊं और बताता भी रहता हूं। आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलेगा तो मेहनत इससे और ज्यादा बेहतर होगी, जो आपको भी और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो आइए अब मैं आपको उसी रास्ते पर लेकर चल रहा हूं कि जहां सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें दी हैं। तो न्यूमेरिकल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक वैद्युत अनपघट। अब एक बात और है कि वैद्युत अनपघट क्या है ये भी जानना जरूरी है भाई। अगर शब्द कहीं मिल गया हमें जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए, हो सकता है कहीं काम ही दे जाए। अनपघट और अपघट ऐसे 2 कंडीशन हैं। वैद्युत अपघट वह कहलाते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है, और वैद्युत अनपघट वह कहलाते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखें एक बार फिर से इसको कि क्या दिया गया है। एक वैद्युत अनपघट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए। ठीक है, तो विलय, विलायक और विलयन, ये तीनों चीजें हमने देखी हैं। विलय हमारा सेकेंड अवयव होता है, विलयन थर्ड होता है और विलायक यानी कि फर्स्ट अवयव होता है। जो मैक्सिमम होगा वो विलायक, जो मिनिमम होगा वो विलय होगा। तो यहां मैक्सिमम कौन है, 50 ग्राम बेंजीन, ये विलायक है। घोल कौन रहा, 1 ग्राम, ये विलय है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जो जो मिल गया फिर उसके आगे पढ़ करके। सबसे पहली चीज मिला हमें विलय का द्रव्यमान। विलय कौन सा पार्ट है सॉल्यूशन का, W2, तो इसका द्रव्यमान हमको कितना मिल गया, 1 ग्राम। ठीक बात। फिर क्या मिल रहा है, और हमें विलायक का द्रव्यमान ये भी मिल रहा है। विलायक का द्रव्यमान कौन सा अवयव है, ये फर्स्ट अवयव है, तो इसका द्रव्यमान मिल रहा है हमको
50 ग्राम। ठीक, अब आगे बढ़ें। इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, यानी कि हिमांक में कमी अर्थात हिमांक में अवनमन हो जाता है। तो कितनी कमी होती है? 0.40 केल्विन। तो कमी कौन है? डेल्टा टीएफ। ठीक, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू भी है 0.40 केल्विन। राइट बात है। अब और देखें क्या मिल रहा है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी कि केएफ। ठीक बात? अरे भाई केएफ ही तो है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक या हिमांक में अवनमन का स्थिरांक। ठीक बात है। तो क्या दिया हुआ है? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अब क्या करना? अब तो भाई लगभग चीजें हमको मिल ही गई हैं। अब दूसरी चीज कोई चीज हमें ज्यादा ढूंढना नहीं है। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख दूं, इसके बाद में और देखते हैं। M2 W1 इंटू M2। तो क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी कि M2। अरे हमारे पास TF ही है, KF ये है ही है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान W1 ये है ही है, W2 हमारे पास है ही है, और ये प्रति किलोग्राम ये तो लगा ही रहेगा। क्या है कि M2 हमें निकालना है। तो यहां ज्ञात करना है हमको M2 इक्वल टू, यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान कौन सा अवयव है? सेकंड, तो उसका मोलर द्रव्यमान M2। मान को रख दीजिए। सबसे पहले M2 को उठा करके वहां कर दीजिए और TF को नीचे ले आइए। M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF इंटू W2 इंटू 100 ग्राम केजी इनवर्स बाई डेल्टा TF इंटू W1। ऐसे भी कर सकते हैं। मान रख दें M2 इक्वल टू KF का मान कितना? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। W2 कितना है? 1 ग्राम। ठीक, इंटू 1000 ग्राम केजी इनवर्स। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है? 0.40 केल्विन इंटू W1 कितना है? 50 ग्राम। ठीक, अब देखें जो कट रहा है उसको काट दें केल्विन से केल्विन। ठीक, ग्राम से ग्राम, किलोग्राम इनवर्स से किलोग्राम, क्योंकि ये इनवर्स है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक बात है, कट गया। अब M2 बराबर 256 ग्राम मोल इनवर्स। इसको आप कैलकुलेट जब कर लेंगे तो आ जाएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये वीडियो जैसा भी लगा होगा आप हमें जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करते रहें, सुझाव भी अपने बताते रहें, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलते रहें, अच्छे से आप पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।